हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद एव नाइट। और आज हम कुछ एकदम नया सा और एक बहुत ही अच्छी चीज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 ऑफ सीबीएसई क्लास 9th साइंस बुक विच इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला चैप्टर है ये एलिमेंट्री चैप्टर है जो कि आपकी इस पूरी बुक का बेस बनेगा और आपको बहुत बेसिक चीजें आपको इसमें समझ में आएंगी जो कि सिंपल है लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपको बहुत ही मजा आने वाला है। आपने स्टार्ट किया है साइंस बुक को आज पढ़ना, सबसे पहले वेल डन, क्योंकि आपने स्टार्ट किया है, आप इस वीडियो तक पहुंचे और आपने स्टार्ट किया, आपने एक एफर्ट डाला विच इज वेरी ग्रेट। तो चलिए हम लेट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक की बात कर लेते हैं, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो हम इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, मैटर के बारे में पढ़ेंगे। मैटर क्या होता है वो तो मैं आपको भी बताऊंगा इसमें। और हमने सराउंडिंग में हमने चारों तरफ जो भी है, जो भी चीजें हमारी तरफ चारों तरफ दिखती हैं, कोई अगर वो पेड़ पौधे हों या हमारी डेस्क हो या फिर ये देखिए बुक है, ये बुक हो, कोई भी दिखता है, कोई भी इंसान दिखता है, आपका कोई फ्रेंड हो, सारी चीजें जो होती है ये सारी चीजें मैटर होती हैं। तो चलिए एक बार लाइन बाय लाइन हम गो थ्रू करते हैं, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। इसमें क्या बोला है, एज वी लुक एट आवर सराउंडिंग्स वी सी ए लार्ज वैरायटी ऑफ थिंग्स with different shapes, sizes, and textures. Everything in this universe is made up of material which scientists have named matter. देखिए यहीं पर आती है मैटर की डेफिनेशन कि जितनी भी चीजें हमारे चारों तरफ है उसको हम मटेरियल बोलते हैं, मेड अप ऑफ मटेरियल से बनी हुई है, जिसको साइंटिस्ट ने क्या टर्म दिया है, मैटर। तो मैटर क्या है, मैटर कोई भी चीज आपके चारों तरफ जो होगी वो मैटर होती है, एनीथिंग इट इज। देखिए एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, the air we breathe, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, कुछ भी हो, even a small drop of water, ये सारी चीजें जो हैं ये मैटर होती हैं। इसमें लिखा है कि we can also see as we look around that all the things mentioned above occupy space and have mass। तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पे आता है वो अब मैं आपको बताता हूँ कि मैटर जो है, मैटर की दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। इसमें होता है पहली चीज कि स्पेस एंड मास। ठीक है, तो मैटर दो बेसिक प्रॉपर्टी से जाना चाहता है कि वो स्पेस लेगा हमेशा, कोई भी चीज, जैसे आपकी ये बुक है, ये एक स्पेस ले रही है डेफिनेट, यहाँ इसकी स्पेस है खुद की, यहाँ पे ये चीज रखी या कुछ और नहीं आ सकता, तो इसकी स्पेस है। और मास, मास क्या होता है, मास मतलब कोई भी चीज, अभी के लिए आप उसको ये समझ लीजिए, अगर आपको नहीं पता है मास तो ये वेट, वेट आप किसी चीज का समझते हैं, आप उसको ही मास समझ लीजिए, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, अभी के लिए हम एज्यूम कर सकते हैं इसको। तो ये जो बुक है इसका एक वेट है ना, उसको हम मास बोलते हैं, और एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, तो क्या है, ये मैटर है। इसी तरीके से आप कोई भी चीज अपने चारों तरफ को देखिए, और अगर आपको ऐसा लगे कि वो एक स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है और उसके पास मास है, तो आप क्या समझेंगे इससे कि वो मैटर है। तो आई थिंक आपको मैटर समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ भी आई थिंक कि एलिमेंट्री चीज है जो आपको पता ही है, बट आपको एक अलग टर्म से बताया जा रहा है कि कैसे होता है। आगे देखते हैं। Since early times, human beings have been trying to understand their surroundings. Early Indian philosopher classified matter in the form of 5 basic elements. अब ये 5 तत्व जो है, आपने अगर सुना ही होगा बचपन में, आपके पेरेंट्स या फिर कोई टीचर्स बोलते होंगे कि 5 चीजों से सब कुछ बना होता है, दैट इज एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। According to them, everything living or non-living was made up of these 5 basic elements. ठीक है, एंशियंट ग्रीक philosophers had arrived at a similar classification। तो ये तो थोड़ी हिस्ट्री इन्होंने बता दी। ठीक है, modern day scientists have evolved two types of classifications of matter based on their physical properties and chemical nature। चलिए कुछ इंटरेस्टिंग मिला है हमको समझने के लिए। अब जो ये मैटर है, इसने ऐसा बोला है कि इसको दो तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो की, एक होता है फिजिकल, दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे हम इस मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे इन्होंने बताया हुआ है। तो अब यहाँ पे आगे देखते हैं। In this chapter, we shall learn about matter based on physical properties. Chemical aspects of matter will be taken up in subsequent chapter। तो ये जो पहला चैप्टर है, इस पे हम पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज का चैप्टर बाद में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। तो इसमें
पहला टॉपिक क्या है, मैटर मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अब क्या होता है इसके बाद, चलिए पहले पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। फॉर अ लॉन्ग टाइम two schools of thought prevailed regarding the nature of matter. One school believed matter to be continuous like a block of wood, whereas the other thought that matter was made up of particles like sand. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि जब मैटर के बारे में साइंटिस्ट ने कॉइन किया ये टर्म कि हाँ ये मैटर क्या होता है, तो उसके बाद बात ये आई कि मैटर किस चीज से बना होता है, कैसा होता है, क्या मैटर एक कंटिन्यूअस चीज है जैसे कि बुक है, तो क्या मैं इसको ये समझूं कि एक कंटिन्यूअस कोई एक चीज है यहाँ पे जो रखी हुई है बुक है, या फिर छोटे 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 चीजों से बना हुआ है इसको हम पार्टिकल्स बोलते हैं। तो दोनों में से क्या सही है इसके बारे में हम पढ़ते हैं। इसने क्या कहा है, लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, एक एक्टिविटी हम परफॉर्म करके पता करेंगे। एक्टिविटी देखते हैं। आप एक बीकर ले लीजिए 100 ml का, ठीक, 100 ml बीकर, फिल हाफ द बीकर विद वाटर एंड मार्क द लेवल ऑफ वाटर। आप बीकर लेके उसमें आप मार्क कर दिया एक लेवल, जैसे यहाँ पे देखिए बताया हुआ है, बीकर लिया तो पानी भर दिया, इसे मार्क कर दिया वाटर, ठीक है, वाटर लेवल। नाउ डिसॉल्व सम सॉल्ट और शुगर विद द हेल्प ऑफ ए ग्लास रॉड। आप कोई सॉल्ट नमक ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, डाल के आप उसको मिला दीजिए किसी ग्लास रॉड की हेल्प से। ऑब्जर्व एनी चेंज इन वाटर लेवल, क्या वाटर लेवल कुछ चेंज हुआ? What do you think has happened to the salt? Where does it disappear? Does the level of water change? इसके बारे में हम समझेंगे, पहले अब ये पढ़ लेते हैं। In order to answer these questions, we need to use the idea that matter is made up of particles. Water, what was there in the spoon, salt or sugar has now spread throughout water. आप देखिए इसमें क्या होता है, आपने कभी भी घर में लेमनेड बनाया होगा या फिर कभी भी पानी में अगर नमक या चीनी को मिक्स किया होगा, तो आप ये चीज़ देखेंगे कि वो चीज़ ऐसा लगता है कि हमको उससे गायब होगा, हमको केवल पानी ही दिखता है। तो कहाँ चला गया? क्या एक्चुअली गायब हो सकता है? ऐसा तो नहीं होगा, तो कहीं तो वो गया है। इसका मतलब क्या है कि कुछ जो पार्टिकल्स थे शुगर के या फिर सॉल्ट जो भी था, वो वाटर में जाके मिक्स हो गया है। मिक्स होने का मतलब वो कहीं डिसॉल्व हो गया है और उसका एक एक कुछ नया है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं लेमोनेड या फिर सॉल्ट वाटर, व्हाटएवर इट इज। पर वो ऐसा कैसे हो सकता है उसमें डिसॉल्व हो जाए? वो तभी हो सकता है जब सारी चीजें पार्टिकल से मिलके बनी हो और जो वाटर के पार्टिकल्स है उसमें थोड़ा गैप हो, उस गैप में शुगर या सॉल्ट चला जाए और हमको वो दिख नहीं रहा है। यही एक तरीका है जिससे जिससे ये चीज पॉसिबल है। इसका मतलब ये होता है, ये इसे जस्टिफाई होता है दैट मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। तो आई थिंक आपको ये चीज अब तक समझ में आ गई होगी कि मैटर क्या होता है, किससे बना होता है, पार्टिकल से। आगे चलते हैं। हाउ स्मॉल आर दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर। अब बात ये आती है कि जैसे हमने देखा ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत स्मॉल हो सकते हैं, तो चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। Take 2 to 3 crystals of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. आपने केमिस्ट्री के लैब में मोस्ट प्रोबेबली देखा होगा पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 बोलते हैं। मतलब ये ऐसा होता है कि आप बीकर में रखा होगा, ये पिंक या पर्पल कलर का आपको दिखता होगा। इसको जैसे भी कहीं पे भी आप कहीं हो सकता है एक्सपेरिमेंट में दिखाया गया हो कि आप कहीं पे मिक्स कर रहे हैं किसी चीज में और अचानक से कलर पिंक हो जा रहा है या पर्पल हो जा रहा है। जनरली पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं हम उसके लिए। पर ये क्या है चलिए देखते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं क्या बोला है। आगे बोला है कि take out approximately 10 ml of this solution and put it into 90 ml of clear water. पानी में बेसिकली आप मिला रहे हैं KMnO4. Take out 10 ml of this solution and keep it and put it into another 90 ml of clean water. Keep diluting the solution like this 5 to 8 times. Is the water still colored? इसमें क्या बोल रहा है बेसिकली, क्योंकि आप घर पे हैं तो आप पॉसिबली आपके पास KMnO4 तो नहीं होगा, लेकिन आप ये चीज़ और भी चीज़ों से कर सकते हैं। जैसे कि इसमें नीचे आप दिया होगा, आप देखेंगे 2 ml ऑफ डिटॉल से भी आप ये चीज़ कर सकते हैं। तो इट डजेंट मैटर, आप किसी भी चीज़ से करिए। पॉइंट यहाँ पे ये है कि आपने एक थोड़ी सी चीज़ मिलाई, बहुत कम मिलाया है इसमें, आपने KMnO4 पानी में मिलाया, उसको आप डाइल्यूट करते जा रहे हैं। डाइल्यूट करने का क्या मतलब है, तो फर्स्ट टाइम आप वाटर में मिलाएंगे, यहाँ पे देखिए तो आपने थोड़ा सा मिलाया। अब इसका अगर आप 10 ml मिलाते हैं, अगली बार फिर से एक ऐसी ही 100 ml वाटर में, तो देखिए थोड़ा सा ही लाइट हो रहा है कलर, क्योंकि अब जो डाइल्यूटेड मिल रहा है, पानी में मिक्स हुआ हुआ जो था हमारा KMnO4 वो मिल रहा है। एक्चुअल KMnO4 नहीं डाल रहे, इसका मतलब कि कम इंटेंसिटी का KMnO4 डाल रहे हैं। अब इसका अगर 10 ml हम लेंगे और स्टार्टिंग में ऐड करने में डिफरेंस होगा, इसलिए देखिए और लाइट होते जा रहा है। बट पॉइंट यहाँ पे ये है कि ये लाइट होते जा रहा है, होते ही जा रहा है, फिर भी बहुत कलर है, बहुत टाइम तक कलर रह रहा है। इसमें इसके लिए हम देखिए क्या देखते हैं, ठीक है। This experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water about 1000 liters. तो देखिए थोड़े से क्रिस्टल्स हमने लिए KMnO4 से, उससे बहुत ज़्यादा हम पानी को कलर कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि
बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल होते हैं। सो वी कंक्लूडेड देयर मस्ट बी मिलियंस ऑफ टाइनी पार्टिकल्स इन जस्ट वन क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट व्हिच कीप्स ऑन डिवाइडिंग देमसेल्फ इंटू स्मॉलर एंड स्मॉलर पार्टिकल्स। मतलब पार्टिकल्स आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। उनको हम देखना तो दूर, मतलब उसको बहुत ही ज़्यादा माइक्रोस्कोपिक लेवल पे भी जाके आप मुश्किल से देख सकते हैं। अब एक्चुअली और डिटेल्स बाद में हम समझेंगे तो मैं आपको समझाऊँगा कि क्या होता है अंदर एक्चुअली। बट अभी के लिए आप ये समझिए कि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं जो आप देख नहीं सकते हैं। ठीक है? इन्होंने बताया कि डेटॉल के साथ भी ये चीज़ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। यहाँ पे एक चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे, दैट पार्टिकल्स वेरी स्मॉल। तो देखिए, ये तो हो गया कि पार्टिकल्स बहुत स्मॉल होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स के बारे में और चीज़ें हम पढ़ेंगे। पहली चीज़ ये बोल रहा है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। हमने अभी जब देखा था, जब हम पानी में हमने नमक को डिसॉल्व किया था, तो अगर नमक पानी में डिसॉल्व होके गायब हो जा रहा है, इसका मतलब कि पानी के जो पार्टिकल्स थे, उसके बीच में कुछ स्पेस तो होना चाहिए ना, कि जहाँ पे वो डिसॉल्व हो रहा है। यही चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। इन एक्टिविटीज़ 1.1 एंड 1.2, 1.2 ये है, 1.1 वही पानी में डिसॉल्व करने वाली थी। We saw that particles of sugar, salt, dettol, or potassium permanganate get evenly distributed in water. Similarly, when we make tea, coffee, or lemonade, particles of one type of matter get into the spaces between the particles of the other. जैसे कि बताया मैंने अभी, it shows that there is enough space between particles of matter. Similarly, वही बात है कि इनके बीच में स्पेस होता है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हुआ कि have space between them. Okay. अब देखते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग। अब ये एक नया पॉइंट है जो कि आपको मतलब बाय डिफॉल्ट नहीं समझ। जैसे ये चीज़ समझना आसान है कि ये कोई मैटर है, मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, छोटे पार्टिकल से बना हुआ है, उसके बीच में स्पेस है, समझना तो आसान है। अब ये कंटिन्यूअसली मूविंग कैसे होते हैं, ये देखते हैं। एक्टिविटी क्या बोल रहा है कि एक इंसेंस स्टिक ले लीजिए आप, उसको आप एक ग्लास में रख दीजिए कहीं पर। अब अगर आप इंसेंस स्टिक आपको लाइट नहीं किया, आप कोई भी ऐसी चीज़, अगरबत्ती हो, इंसेंस स्टिक इज़ अगरबत्ती होंगी, ठीक है? अब घर में जैसे अगरबत्ती होती है, अब अगरबत्ती को लेके अगर आप ऐसे ही रख देंगे, तो आपको उसकी कोई भी स्मेल, कुछ भी एरोमा कुछ नहीं होता है ना उसका। लेकिन अगर आप उसको लाइट कर दीजिए, फिर कितने दूर तक उसकी खुशबू आती है, ऐसा होता है ना? दूसरी चीज़ देखते हैं। आप 2 ग्लास और बीकर ले लीजिए, एक में आप ब्लू और रेड इंक डाल दीजिए एंड slowly and carefully along the sides of the first beaker and honey in the same way in the second beaker. आप ऐसे ही हनी डाल दीजिए दूसरे में, ठीक? लीव देम अनडिस्टर्ब इन योर हाउस। व्हाट यू अब इसमें बोला है कि एक में आप हनी डाल दीजिए, 2 बीकर ले लीजिए, इसमें हनी डालिए और पानी से भरे हुए बीकर में हनी डाल दिया आपने, एक एक इंक का कलर डाल दिया आपने। तो आपको ये चीज़ बहुत ऑब्वियस है कि इंक तुरंत मिक्स हो जाएगी और जो हनी है वो तो मिक्स नहीं होता है। तो आप इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। अभी इसको क्या मतलब है, अभी मैं तुरंत बताऊँगा। तीसरा भी देख लेते हैं। Drop a crystal of copper sulfate or potassium permanganate into a glass of hot water and another containing cold water. Do not stir the solution. Allow the crystal to settle at the bottom. ठीक है? ये बोल रहा है कि एक एक में आप ले लीजिए हॉट वाटर और एक को कोल्ड वाटर, उसमें मिक्स कर दीजिए। अभी हम यहाँ पे ये देखेंगे टेम्परेचर का क्या फर्क पड़ता है, ठीक है? अब ये बोल रहा है, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज वी कैन कंक्लूड द फॉलोइंग। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दैट इज दे पोजेस व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी। तो पहली चीज हम ये देखते हैं कि पार्टिकल्स जो हैं कॉन्टिन्यूअसली मूविंग, राइट। अब कैसे समझेंगे हम इस बात को? जो इंसेंस स्टिक वाला एग्जाम्पल था, क्यों जब हमने उसको लाइट किया तो उसके कुछ पार्टिकल्स होंगे जो कि आपके पास आए, तभी आपको उसकी स्मेल या एरोमा मालूम पड़ी, उसकी खुशबू तभी मालूम पड़ेगी किसी अगरबत्ती की, जब उसके कुछ पार्टिकल्स आप तक आए। क्योंकि बिना किसी चीज के आप तक पहुंचे आप कैसे उस चीज को फील कर पाएंगे, राइट? इसी तरीके से अब इसने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, हनी वाला एग्जाम्पल लिया था इसने, कि कौन सा कितनी जल्दी डिजॉल्व होता है, ठीक है? इसने ये वाला एग्जाम्पल लिया था। इसमें बहुत कुछ समझने के लिए इससे रिलेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें केवल आपको ये समझना होगा कि टाइम कितना लगता है, हाउ मेनी आवर्स और डे डज इट टेक फॉर द कलर ऑफ इंक टू स्प्रेड इवनली थ्रू द वाटर एंड हनी। आपको पता है कि इंक तुरंत हो जाएगी, जबकि हनी बहुत टाइम लगता है। उसी तरीके से जो कॉपर सल्फेट वाला एग्जाम्पल था, उसमें हॉट और कोल्ड का बताया था।
यहाँ पे पॉइंट ये है कि क्योंकि पार्टिकल्स कंटिन्यूअसली मूविंग होते हैं, इसीलिए हमको कोई दूर की चीज होती है, जैसे खुशबू कहीं और अगरबत्ती जल रही है लेकिन खुशबू हमको यहाँ तक आ रही है। तो कोई दूर की चीज होती है यहाँ तक तभी आ पाती है जब वो मूव करेंगे। जब कोई चीज मूव करती है तो उसके पास आती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है एक काइंड ऑफ एनर्जी है जो कि किसी चीज के मूव करने पे डिपेंड करती है। और भी किसी चीज पे डिपेंड करती है, हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझिए कि कोई चीज मूव कर रही है, डिपेंड करती है, और साथ ही साथ काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर के साथ बढ़ती है। तो यहाँ पे हम जरा काइनेटिक एनर्जी के बारे में भी लिख लेते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी है उसको मैं के ई से डिनोट कर रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी जो है इंक्रीजेस, देखिए मैं कुछ नोटेशंस यहाँ पे यूज करूंगा जिससे आप फेमिलियर हो जाएंगे, तो आपके लिए भी हेल्पफुल होगा, मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा। इसका मतलब होता है इंक्रीजेस या फिर इंक्रीजिंग, जैसा भी जरूरत पड़ेगी, और इसका अगर ऑपोजिट बनाएंगे तो उसको डिक्रीजिंग बोलते हैं। इसको आपको शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाने में हेल्पफुल होता है, आप भी ये यूज कर सकते हैं। तो मैंने ऐसे लिखा काइनेटिक एनर्जी के बारे में कि इट इंक्रीजेस विथ स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। और दूसरा पॉइंट ये है कि इंक्रीजेस विथ टेम्परेचर। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर कोई चीज हॉट होती है तो उस चीज में उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ये हमको काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता है। और पार्टिकल्स के बारे में देखिए, हम देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आल्सो इंक्रीज, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा। So in the above three activities, you observe that particles of matter intermix on their own with each other. अब देखिए, जो इंसेंस स्टिक वाला एग्जाम्पल हम फिर से लेते हैं, उसके कुछ पार्टिकल्स थे, ठीक है, और एयर है आपके पास, एयर के अंदर खूब सारी गैसेस हैं, वो भी उसके भी कुछ पार्टिकल्स होंगे ना। तो इंसेंस स्टिक के पार्टिकल्स एयर में मिक्स हो गए, वो भी अपने आप हो गए। यही इसमें लिखा हुआ है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विद ईच अदर। They do so by getting into the spaces between the particles। ये वैसा ही एग्जाम्पल है जो हमने लेमोनेड वाला एग्जाम्पल लिया था, कि जो पार्टिकल्स के बीच की स्पेस है उसी में वो इंटरमिक्स हो जाते हैं। दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। तो ये हो गया आपका डिफ्यूजन, इसी चीज को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इसकी डेफिनेशन मैं नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे बोर्ड पे, मैं चाहता हूँ कि सारी पॉइंट्स एक साथ रहें, जिसके लिए मैं लास्ट तक छोड़ूंगा, जिससे कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, बाद में शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे। इसलिए डेफिनेशन नहीं लिखा हुआ यहाँ पर डिफ्यूजन की, बट आपको फिर से मैं समझा देता हूँ। डिफ्यूजन का मतलब ये है कि एक टाइप ऑफ पार्टिकल्स किसी एक मैटर के दूसरे टाइप ऑफ पार्टिकल्स किसी और मैटर के जो आपस में मिक्स हो जाते हैं, उसको डिफ्यूजन बोलते हैं। बहुत सिंपल है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर क्या बोला, वी आल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम्स फास्टर। व्हाई डज दिस हैपन? बहुत सिंपल है। हीटिंग का मतलब होता है कि काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है टेम्परेचर के साथ। जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करती है तो पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत तेज तेज मूव करते हैं, जो तेज मूव करेंगे तो डिफ्यूजन जल्दी होगा, सिंपल है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर का क्या मतलब होता है, इसके बारे में पहले समझते हैं। उन्होंने यहाँ पे एक ये बनाया हुआ एक गेम है जो कि ईडू मिशमी डांसर्स जो है वो एक आपस में उनको खेलने का एक तरीका है। यहाँ पे पॉइंट इसका ये है कि अलग अलग उन्होंने कई सारी लड़कियां यहाँ पे हैं, इन्होंने अलग अलग तरीके से अपने हाथ को फोल्ड किया। जैसे कि अगर आप हाथ को अपने इतना सा रखिए या ऐसे पकड़ लीजिए, या फिर आप पूरे आर्म्स को ऐसे पकड़ लीजिए, सब में डिफरेंस आएगा ना। जो चीज अगर आप ऐसे, अगर दो लोग अपने हाथ को ऐसे रोके हुए हैं तो आप उसको इजिली ब्रेक कर सकते हैं। अगर ऐसे पकड़े हुए हैं तो आपको ब्रेक करने में डिफिकल्टी होगी, वैसे ही और अगर टाइटली पकड़ा हुआ है तो डिफिकल्टी ज्यादा होगी ब्रेक करने में। यही इन्होंने बताया है यहाँ पे। लिखा है कि इफ वी कंसिडर ईच स्टूडेंट एज अ पार्टिकल ऑफ मैटर, देन इन विच ग्रुप द पार्टिकल्स हेल्ड विद ईच अदर विद द मैक्सिमम फोर्स। ऑब्वियसली जिस जिस वाले ग्रुप में सबसे अच्छे से उन्होंने अपने हाथों को पकड़ा होगा वो सबसे ज्यादा फोर्स से रुका होगा। अब क्या बोल रहा है, टेक एन, दूसरा एग्जाम्पल है, एक आयरन नेल ले लें, एक पीस ऑफ चॉक ले लें, एक रबर बैंड ले लें, सबको अलग अलग तरीके से तोड़ने की कोशिश करेंगे हम। तो सबसे डू यू थिंक द पार्टिकल्स आर हेल्ड विद ग्रेटर फोर्स, किस वाले में सबसे ज्यादा ग्रेटर फोर्स है? देखिए, एक आयरन नेल है, आपको पता है कि लोहे की कील होती है आयरन नेल, उसको आप हाथ से कुछ नहीं कर सकते, आप हैमर से भी बहुत मेहनत से तोड़ सकते हैं उसको। चौक आप हाथ से भी तोड़ लेंगे, रबर बैंड आप हाथ से भी तोड़ लेंगे और इजिली तोड़ लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे ज्यादा जो फोर्स है आपस में वो आयरन नेल में है, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स।
पीस ऑफ चॉक में उससे कम है, रबर बैंड में उससे भी कम है, ठीक है। टेक सम वाटर इन अ कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर्स। आपने कई बार ऐसा कोशिश किया होगा कि आप पानी किसी चीज में ले लिए, आप फिंगर से ऐसे करते हैं, ऐसा लगता है ना आप पानी को काट पा रहे हैं। ऑब्वियसली आप जैसे जैसे फिंगर्स को हटाते जाते हैं वापस से पानी जुड़ते जाता है आपस में, आप कभी एक्चुअली काट ही नहीं पाते हैं उसको। आप ऐसे कोशिश करेंगे पानी के साथ मिक्स होते जाएगा। क्या मतलब है इसका, कि आपस में उनको अट्रैक्शन फोर्स जो है तो वाटर के मॉलिक्यूल्स का वो बहुत अच्छा है कि आप उसको आपने फोर्स लगा के काटा, वो तुरंत मिक्स होते चले गए साइड में। ये चीज इसका मतलब हुआ। व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द सरफेस ऑफ वाटर रिमेनिंग टुगेदर, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि अबव थ्री एक्टिविटीज सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। क्योंकि अगर हमने पानी को ऐसे काटने की कोशिश की, अगर आपस में अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है इनका, तो क्या वापस से पानी जुड़ता है? ऐसा नहीं होता कि मैंने कंटेनर में पानी रखा, मैंने ऐसे काट दिया, दो पार्ट में हो गया पानी, कितना फनी लगेगा ना, लेकिन ऐसा होता तो नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि आपस में पार्टिकल्स का अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो पार्टिकल्स के बारे में हम एक और पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि हो जाएगा अट्रैक्शन फोर्स। ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, रुकिए मैं फिर से कर देता हूँ उसको। ठीक है, ये तो हो गया। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैट्रिक। कुछ क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, तो चलिए क्वेश्चंस भी फटाफट आप सॉल्व कर देते हैं। मैं एक अलग सी वीडियो में आपको सारे क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व कराऊंगा, बट एक बेसिक आइडिया मैं सारी चीजों को देते जाऊंगा, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। क्योंकि आपको कोई भी चीज एक्टिविटी हो या क्वेश्चंस हो या फिर कोई डायग्राम्स का एक्सप्लेनेशन होता है, आपको कोई भी चीज छोड़नी नहीं है। क्योंकि मेरा तरीका पढ़ाने का भी और मेरा खुद का पढ़ने का भी तरीका यही है कि आपको सारी चीजें एक बुक में समझ में आनी चाहिए, जिससे आपको एक्चुअल जो अंदर का जिस्ट है, जो अंदर की मीनिंग है, जो बताना चाहता है पूरे चैप्टर से, आपको समझ में आ जाएगी। और एक बार आपको वो समझ में आ जाएगा तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए फटाफट इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल। पहले इतने का ही देखते हैं। चेयर मैटर है, चेयर के पास कोई स्पेस ऑक्यूपाई करती है, चेयर, चेयर का एक मास होता है, मतलब मैटर है। एयर स्पेस ऑक्यूपाई करती है, मास होता है, मैटर है। आपको लग रहा है एयर का मास नहीं होता है, ऐसा नहीं है, एयर का मास होता है, बहुत कम होता है। लव, क्या ये मैटर है? क्या ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है लव? क्या इसका कोई वेट होता है? नहीं होता है, ये मैटर नहीं है। स्मेल मैटर नहीं है, हेट मैटर नहीं है। इस तरीके से आप बाकी एग्जाम्पल कर सकते हैं। Can I give reasons for the following observation? The smell of hot sizzling food reaches you several meters away, but to get a smell from the cold food, you have to be close. क्या लगता है क्या रीजन होगा? फटाफट सोचिए, फटाफट सोचिए। आंसर यहाँ पे लिखा था इसका कि काइनेटिक एनर्जी, टेम्परेचर, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स। कुछ याद आया? ये एग्जाम्पल है। जब जब ये फूड हॉट होता है तो आपस में जो पार्टिकल्स हैं जो उसके होते हैं वो तेज तेज मूव करती हैं, इसीलिए उसकी आपको स्मेल दूर तक आती है, कोल्ड की नहीं आती है। Diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? अब क्या लगता है कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी होगी मैटर की आपको, कि उसके पार्टिकल्स कट थ्रू वाटर का क्या मतलब है? कट थ्रू वाटर के देखिए बहुत सारी मीनिंग निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो मीनिंग वो आएगी वो ये आएगी कि कट थ्रू वाटर किया, लेकिन वो कट नहीं होता है, वो आपस में अट्रैक्शन वाला फोर्स, जो मैंने आपको पहले भी समझाया था। इसका मतलब पार्टिकल्स आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और साथ ही साथ उसके बीच में स्पेस था, तभी आप कट कर पाए उसी चीज को। आप समझ रहे हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, ये हमने पढ़ा था यहाँ पे सेकंड पॉइंट में। तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस था, तभी आप कुछ एंटर करवा पाएंगे उसमें। एंटर किया, वापस से अट्रैक्शन फोर्स था, वापस से बंद हो गया, और इस तरीके से आप स्विमिंग कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? बहुत बढ़िया बात है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है, क्लियरली अगर आपको देखना है तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, कुछ नया टॉपिक है ये क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर। देखिए स्टेट्स ऑफ मैटर बहुत ही एलिमेंट्री टॉपिक है, जो आपके बहुत काम आएगा, और ये समझना इसको बहुत ईजी है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए इसमें क्या बताया हुआ है, states of matter, observe different types of matter around you. What is different states? We can see that matter around us existing three different states: solid, liquid and gas. So basically आपको समझने की इसमें ये बात है, तीन तरीके के होते हैं states of matter: solid, liquid और gas। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ states of matter। यहाँ पे एक अलग सा सेक्शन बना लेंगे हम। कैसे बनाएंगे? बनाएंगे ऐसे, ठीक है। states of matter, ठीक है। कौन कौन से हैं ये? सॉलिड, लिक्विड
एंड गैस। ये हो गए आपके 3 तरीके के स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है। अब चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट। पहली एक्टिविटी क्या बता रहा है ये कि कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, पेन, बुक, पेन नीडल, ये सारी चीजें आप ले लीजिए। स्केच द शेप ऑफ मतलब बेसिकली आपको कुछ पार्टिकल्स जैसे कि पेन हो गया, बुक हो गया, ये लेके आपको ड्रॉ करने से, यहाँ पे मैंने इसको ऐसे रखा, आपको ये ड्रॉ कर लेने हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है कि क्या डू ऑल ऑफ दीज शेप्स हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स वॉल्यूम। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ करूंगा, ड्रॉ करके जो जो शेप बन के आएगा, क्या उस शेप का एक फिक्स्ड वॉल्यूम होगा, और क्या इसका एक डिस्टिंक्ट बाउंड्री होगी। तो जो भी चीज मैं यहाँ पे बनाऊंगा उसका एक फिक्स शेप और फिक्स बाउंड्री तो होगी, चेंज तो नहीं हो जाएगा अपने आप से। तो यही चीज बता रहा है ये। आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स, आर यू एबल टू कंप्रेस देम। क्या मैं इसको कंप्रेस कर सकता हूँ? ऐसे नहीं हो रहा कंप्रेस ये तो। और क्या ये डिफ्यूज हो सकता है ऐसे ही आपस में? नहीं हो रहा। देखिए समझते हैं इसको। ऑल द अबव एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड्स, तो ये सारी चीजें सॉलिड्स होती हैं। क्या सॉलिड्स होता है? जिसका शेप और वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, ठीक है। वी कैन ऑब्जर्व दैट ऑल दीज हैव अ डेफिनिट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। शेप फिक्स्ड है, बाउंड्रीज इनकी अलग अलग होती हैं सबकी। जैसे कि अब ये दो सॉलिड्स रखे हैं, इनकी बाउंड्रीज अलग अलग दिख रही हैं आपको, ये इसकी बाउंड्री आ रही है, इसकी बाउंड्री आ रही है, ठीक है। इसका शेप फिक्स्ड है, जैसा ये पेन है वो वैसे ही पेन है, कोई डिफरेंस नहीं आता। और इसका वॉल्यूम जितना है वॉल्यूम भी फिक्स है। ये प्रॉपर्टीज है सॉलिड्स की। इनका क्या क्या फिक्स होता है? शेप, वॉल्यूम और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। और अब कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं होती, कॉम्प्रेस आप लगभग नहीं कर सकते हैं इसको, ठीक है। अब आते हैं हम इस पे, कंसीडर द फॉलोइंग पे। व्हाट अबाउट अ रबर बैंड, कैन इट चेंज इट्स शेप ऑन स्ट्रेचिंग, इज इट अ सॉलिड? व्हाट अबाउट शुगर एंड सॉल्ट, व्हाट अबाउट स्पंज? देखिए ये तीनों चीज जो है ये सॉलिड है। आपको लगेगा कि सॉलिड कैसे है, रबर बैंड को तो हम शेप चेंज कर दिए। बात ऐसी है कि रबर बैंड खुद से चेंज नहीं हो रहा है, रबर बैंड को हमने एक फोर्स लगाया हुआ है, तो वो शेप चेंज की। अगर आप सोचिए इस पेन को मैं किसी चीज से ऐसे कोई 100 लेके आ जाऊँ, आरी से लेके काट दूँ, तो आप कहेंगे का शेप चेंज हो गया है। ऐसे नहीं हम डिफाइन करते किसी भी चीज को, क्योंकि खुद से नहीं चेंज हो रहा है, ये खुद से स्टेबल है। हम एक्सटर्नल फोर्स लगाया हमने तो चेंज हुआ, इसीलिए रबर बैंड एक सॉलिड है। शुगर एंड सॉल्ट का इसने ये कहा है कि शुगर एंड सॉल्ट को अगर हम किसी जार में भर दे तो जार का शेप ले लेते हैं, तो क्या ये सॉलिड हुआ? सॉलिड तो है ही। एक शुगर का पार्टिकल जो होगा, एक शुगर का दाना होगा, वो तो अपना शेप नहीं चेंज कर रहा है, आप उसको कैसे भी अरेंज कर दीजिए, ये तो आपके ऊपर है। दूसरी चीज स्पंज है। स्पंज क्या है कि आप उसको दबाते हैं तो शेप चेंज नहीं, अगेन एक्सटर्नल फोर्स है ये। और दूसरी चीज क्या स्पंज होता है, उसके अंदर एयर होती है। आप स्पंज को दबाएंगे ऐसे तो उसकी एयर बाहर आ जाती है, छोड़ेंगे तो वापस एयर आ जाती है, तो एयर का इन एंड आउट हो रहा है। जो आपका वो है, आपका स्पंज जो है वो सॉलिड ही रह रहा है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है, यही इसने बताया हुआ है यहाँ पे। अब आते हैं लिक्विड स्टेट पे। तो लिक्विड स्टेट क्या होता है? वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, जितनी भी चीज आपको ऐसी दिखती है ना, जैसे कि वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, ये सारा लिक्विड है। कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, ठीक है। Put a 50 ml mark on these container using a measuring cylinder from the laboratory. What will happen if these liquids are spill on the food? अगर आप 50 ml ले लीजिए वाटर को, ऑयल को, मिल्क, जूस, ये सब ले लीजिए, और आप ये एक बीकर में रख दिया, और ये सब अगर जमीन पे गिर जाती है तो क्या होता है? ये अगर कोई सॉलिड, जैसे कि ये पेन मैंने एक बीकर में ले ली, सपोज करिए, ये मैंने गिरा दिया, क्या हुआ? ये पेन पेन ही जैसी रही ना, तो चेंज हुआ नहीं। लेकिन अगर आप कोई पानी ले लीजिए और मैं ऐसे गिरा दूं, फिर से बुक तो चली जाएगी यहाँ से। लेकिन मतलब ये है कि वाटर अगर मैंने एक बीकर में रखा था, इसका ये शेप था, नीचे गिरा दिया, शेप अलग हो गया उसका। ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है कि शेप इनका फिक्स नहीं होता है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है? मेजर 50 ml ऑफ एनी वन लिक्विड एंड ट्रांसफर इनटू डिफरेंट कंटेनर्स वन बाय वन। डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम? द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन द सेम? व्हेन यू pour the liquid from one container to another, does it flow easily? देखिए, वी ऑब्जर्व दैट लिक्विड्स हैव नो फिक्स शेप। जैसे कि हमने देखा, पानी को अगर आप बीकर में रखेंगे उसका अलग शेप है, आप नीचे गिरा दिए तो अलग शेप है। नो फिक्स शेप बट है फिक्स, लेकिन उसका वॉल्यूम हमेशा फिक्स है। जैसे कि आपने एक छोटा बीकर लिया, एक बड़ा बीकर लिया, ठीक है, दोनों में मार्क लगा हुआ है कि 50 ml कितना होता है। अब इस बीकर में 50 ml तो ये था, उसमें भी डालेंगे तो भी वो 50 ml ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा बड़े बीकर में डालेंगे तो कुछ कम हो जाएगा, उतना ही रहेगा। ये एक लिक्विड की प्रॉपर्टी है, ये चेंज नहीं होता, वॉल्यूम चेंज नहीं होता है, लेकिन इसका शेप चेंज हो जाता है। लिक्विड फ्लो एंड चेंज शेप, सो दे आर नॉट रिजिड।
तो लिक्विड को हम फ्लूइड बोलते हैं क्योंकि जो जो चीज़ फ्लो करती है उसको फ्लूइड बोलते हैं, ठीक है। तो लिक्विड को हम फ्लूइड बोल सकते हैं क्योंकि ये फ्लो करता है, शेप चेंज करता है, लेकिन वॉल्यूम सेम रहती है, ठीक है। अब देखा था हमने सॉलिड्स और लिक्विड्स आपस में डिफ्यूज कर सकते हैं। कौन से एग्जाम्पल में देखा था? पानी और नमक वाले एग्जाम्पल में, लेमोनेड वाले एग्जाम्पल में। द गैसेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिफ्यूज एंड डिजॉल्व इन वाटर। गैसेस जो होती हैं पानी में डिजॉल्व होती हैं, ये बात आपको कैसे समझ में आएगी? सोचिए, these gases स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स एंड प्लांट्स। तो पानी के अंदर जो रहते हैं, जो प्लांट हैं या फिर जो भी जानवर पानी के अंदर रहते हैं, वो कैसे सर्वाइव करते हैं? ऑक्सीजन तो उनको भी चाहिए, एनिमल्स को तो चाहिए ही। तो पानी के अंदर डिसॉल्व होती है ऑक्सीजन, उसी से तो वो ऑक्सीजन लेते हैं। इसका मतलब कि उस लिक्विड के अंदर गैस डिसॉल्व हो सकती है, आपने देखा। और लिक्विड के अंदर सॉलिड भी डिसॉल्व हो सकता है, वो कहाँ देखा था हमने? वो अगेन पानी में नमक मिलाया था जब। All living creatures need to breathe for survival. Aquatic animals can breathe underwater with presence of dissolved oxygen. Concluded. अब अगला पेज देख लेते हैं, इसमें तो उन्होंने ये बताया है। अब नेक्स्ट पेज पे क्या बोल रहा है कि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड्स। लिक्विड का जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो सॉलिड से ज्यादा होता है क्योंकि लिक्विड के पार्टिकल्स इजीली फ्लो कर सकते हैं, मूव फ्रीली। मतलब सॉलिड है, पार्टिकल्स एकदम नहीं मूव करते हैं, लिक्विड में पार्टिकल्स फ्लो करते हैं, जैसे कि आपने देखा। अभी हम गैस पढ़ेंगे, हमको पता चलेगा उसमें और भी इजीली फ्लो करते हैं। तो मूव फ्रीली एंड हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन ईच अदर। और उनके बीच की जो स्पेस होती है, पार्ट मैटर होता है, पार्टिकल्स हैं, अलग अलग स्पेस लेके रहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था। तो जो उसकी स्पेस होती है सॉलिड में सबसे कम होती है, लिक्विड में ज़्यादा होती है, गैस में सबसे ज़्यादा होती है, वही हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं द गैसियस स्टेट। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड अ बैलून सेलर फिलिंग? अपने आप देखा होगा बचपन में कि एक बैलून वाला होता है तो बैलून बेचता है, तो एक उसके पास एक सिलेंडर वाला, जो शायद आपने देखा भी नहीं होगा, एक सिलेंडर रखा होता है, उससे वो कितनी ज़्यादा वो बैलून भर के बेचता है, पता नहीं कितना ज़्यादा बेचता है। आपको क्या लगता है कि इतने सारे बैलून, आपको लगता है वो सिलेंडर इतना बड़ा है, एक बैलून इतना इतना इतना, 5 बैलून तो खत्म हो जाना चाहिए वो। बात ये है कि जो गैस होती है उसको बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं क्योंकि गैस के पार्टिकल चीज़ में बहुत ज़्यादा स्पेस है, उस स्पेस को हम दबा के कंप्रेस कर सकते हैं। इसीलिए जो उसके अंदर जो आप एलपीजी घर में यूज़ करते हैं, वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, वो भी कंप्रेस्ड सिलेंडर के अंदर कंप्रेस्ड होती है। सीएनजी आपने सुना होगा, बहुत सारे आजकल व्हीकल सीएनजी से चलने लगे, सीएनजी बस आपने देखी होगी, वो भी अगेन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, वो भी एकदम कंप्रेस करके रखी जाती है। तो गैस का एक बहुत बड़ा फीचर ये है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी ये है कि कंप्रेस बहुत ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि उसके अंदर जो पार्टिकल्स का स्पेस बहुत ज़्यादा होता है और उसके पार्टिकल्स जो होते हैं बहुत फ्रीली मूव करते हैं। ये सब चीज़ हमको अब तक पता चल गई है। अब इसमें ये चीज़ बोली हुई है कि आप एक सिरिंज ले लीजिए, 3 सिरिंज ले लीजिए, एक के अंदर पानी डाल दीजिए, एक के अंदर सॉलिड डाल दीजिए, एक के अंदर गैस डाल दीजिए। सॉलिड वाला तो कुछ होगा ही नहीं सिरिंज के अंदर, और अगर पानी डालेंगे तो पानी धीरे-धीरे निकल जाएगा, गैस वाला तो तुरंत चला जाएगा, ऐसे तुरंत चला जाएगा। क्या मतलब हुआ है उसका कि देखिए, वी ऑब्जर्व दैट गैसेस आर हाईली कंप्रेसिबल, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, एलपीजी और सीएनजी के बारे में उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है। एंड वी केम टू नो व्हाट इज बीइंग कुक्ड इन द किचन विदाउट इवन एंटरिंग। अब गैसेस मूव बहुत फ्रीली करती है, जैसे मैंने अभी बताया कि हम घर पे कुछ खाना बन रहा है, हमको पता चल गया क्या खाना बन रहा है, हम किसी और रूम में बैठे, उसकी महक आ गई, हम बोलते हैं। वो कैसे आ गई? जो पार्टिकल्स हैं उसके, गैसियस पार्टिकल्स हैं, वो हमारे तक पहुंच गए, वो बहुत ईजिली मूव करते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि हाँ, ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। गैसेस बहुत जल्दी एक दूसरे में डिफ्यूज करती हैं। In the gaseous state, the particles move about randomly at high speed. Due to this random movement, the particles hit each other and also the walls of container. क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं, वो बहुत जल्दी जल्दी, अब कोई कंटेनर है उसके अंदर गैस है, तो पार्टिकल्स तेज तेज मूव कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं, एक प्रेशर लग रहा है ना यहाँ पे जो भी कंटेनर है, यहाँ पे प्रेशर लग रहा है ना, ये जो प्रेशर होता है, the pressure exerted by the gas is because of this force exerted by gas particles per unit area on the walls of container. हम गैस के प्रेशर के बारे में बात करते हैं कि इस गैस का प्रेशर इतने कई बार आपने सुना होगा कि ये सिलेंडर है या कोई भी कंटेनर, इतने प्रेशर के साथ इसके अंदर गैस है। क्या मतलब होता है वो प्रेशर का? क्या मतलब? उसके प्रेशर का मतलब ये है कि कोई जो भी कंटेनर था आपका, उसमें गैस के पार्टिकल्स जितने जल्दी जल्दी आपस में मार रहे हैं आपको, जितने फोर्स से, पर यूनिट एरिया, इसका पूरा एरिया होगा कुछ, उस पूरे एरिया से आप डिवाइड कर दीजिए जो फोर्स लग रहा है, एक यूनिट एरिया को फोर्स आ जाएगा, तो वही प्रेशर होता है, उसी चीज को हम काउंट करते हैं। चलिए ये हम देख लेते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इन्होंने एग्जांपल दिया है। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत पास पास हैं, ये आप देखें, और मूव बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं, ऑलमोस्ट नहीं कर पाते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा दूर है, थोड़ा बहुत मूव कर पाते हैं। गैस से बहुत दूर है, ज़्यादा मूव कर पाते हैं।
तो फ्रेंड्स ये देखिए, यहाँ पे हमने गैसियस स्टेट तो कंप्लीट कर लिया है। अब थोड़ा सा इसके क्वेश्चंस हम देख लेते हैं एक बार फटाफट, तो फिर हम इसके कंक्लूड करेंगे इसको यहीं पर। तो हम चलिए फटाफट इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चंस क्या है, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेंसिटी क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। चलिए इसको हम लिख लेते हैं कहीं पर, कहाँ लिखेंगे इसको, इसको हम लिख देंगे यहाँ पे, लिख देते हैं इसी में लिख देंगे एक अलग से पॉइंट बना के कि सॉरी मैं यही लिख देता हूँ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। तो एक बार हम पहले क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। पहली चीज आपको ये दिमाग में रखनी है कि सॉलिड की डेंसिटी सबसे ज्यादा है, लिक्विड की उससे कम है, गैस की उससे कम है। तो कैसे देखेंगे, इंक्रीजिंग सबसे कम किसकी होगी, आप देखिए एयर है, गैस कौन सा है इसमें, एयर है, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनी है, ये है जो गैस है। ठीक है, तो इनकी डेंसिटी सबसे कम होगी। फिर आता है लिक्विड, लिक्विड में क्या आएगा, हनी है, वाटर है, ये आपके लिक्विड हो गए, तो इनकी डेंसिटी भी कम होगी। इनकी डेंसिटी इनके बाद आएगी, पहले वाटर फिर हनी। हनी का आपने देखा होगा कि कितना थिक होता है वो, हनी की डेंसिटी तो ऑब्वियसली वाटर से ज़्यादा ही होगी। फिर आता है चॉक, ये आ गया, ये आपके सॉलिड हो गया। आयरन सॉलिड हो गया, सबसे ज़्यादा आयरन की होगी। आपको ये बहुत ऑब्वियस है कि आयरन आपने देखा होगा कितना ज़्यादा मजबूत होता है, कितना ज़्यादा डेंस होता है आयरन, कितना इसीलिए उतना मजबूत भी होता है। चॉक ब्रिटल टूट जाता है ऐसे, लेकिन फिर भी वो सॉलिड है, डेंसिटी उसकी हनी से तो ज़्यादा होगी। कॉटन की डेंसिटी क्या होगी, अब कॉटन की डेंसिटी अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले सॉलिड में आएगा कॉटन, क्योंकि चॉक से कम होगी। कॉटन आपने देखा होगा उतना डेंस नहीं होता है, सॉलिड है इसलिए डेंस होगा, उतना डेंस नहीं होगा। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा फाइनल, एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, वाटर, हनी, कॉटन, चॉक एंड आयरन, ये हो जाएगा सीक्वेंस। अब इसमें टेबुलर डिफरेंसेस इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, ये सब हमने पढ़ लिया है। कमेंट अपॉन द फॉलोइंग, रिजिडिटी, compressibility, fluidity, filling a gas container, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। क्या आप सारा समझ गए हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता तो दी हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी तरीके से कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, मैं आपको क्लेरिफाई कर दूंगा, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, आप जो भी चीज़ चाहिए पूछ सकते हैं। ठीक है, गिव रीजंस, अ गैस फिल्स कंप्लीटली इन अ वेसल इन विच इट इज केप्ट। कितना ईजी है ये, गैस एक्सपैंड करती है, मूव करती है रैपिडली। गैस एग्जैक्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर, अभी जस्ट हमने पिछले पेज पे पढ़ा था, ये यहाँ पर ये पढ़ा था। उसके अलावा वी कैन इजीली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू नॉट हैव ए सॉलिड ब्लॉक। मतलब किसी लकड़ी में हम हाथ नहीं चला सकते हैं, हवा में चला सकते हैं हाथ, क्यों चला सकते हैं, अगेन स्पेस, पार्टिकल्स, गैस पार्टिकल में स्पेस होता है, सॉलिड में नहीं होता है, तो नहीं चला सकते हैं, ये सिंपल रीजन है। तो फ्रेंड्स ये देखिए, हमारी आज की वीडियो तो यहीं पे मैं खत्म करूंगा। आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो मैंने पढ़ाई हैं वो समझ में आ गई होंगी, लेकिन मैंने आपके लिए जैसे कि मैंने बताया था एक स्पेशल तरीका रखूंगा, शॉर्ट नोट्स रखूंगा जो कि मैं अपने यहीं पर इस बोर्ड पे लिख के रखूंगा। हमने स्टार्ट किया कहाँ से, मैटर से, उसके बारे में पढ़ा, क्या क्या होता है, किस तरीके से हम उसको कैरेक्टराइज करते हैं, ये पढ़ा हमने। फिर हमने पार्टिकल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी कि स्मॉल होते हैं, स्पेस होती है उनके बीच में, लगातार मूव करते हैं वो, और आपस में अट्रैक्शन फोर्स होता है। फिर हमने क्या पढ़ा, डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न के बारे में कि काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा हमने। डिफ्यूज़न क्या होता था, मिक्स होना आपस में। काइनेटिक एनर्जी, स्पीड ऑफ पार्टिकल्स जब बढ़ते हैं तो इंक्रीज करती है, टेम्परेचर के साथ इंक्रीज करती है, ये हमने काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़ा स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड की प्रॉपर्टीज़, लिक्विड की प्रॉपर्टीज़, गैस की प्रॉपर्टीज़, और डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये हमारा कह सकते हैं कि एक तरीके की समरी है, एक तरीके के शॉर्ट नोट्स हैं। तो आप इस वीडियो के इस पार्ट का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके लिए हेल्पफुल है ये तो। और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछिए, मैं आपको सारी प्रॉब्लम जो भी आपको सब डाउट्स मैं क्लियर कर दूंगा। आई होप आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई होगी, आपको सीखने को कुछ मिला होगा। आज हमने पहला चैप्टर स्टार्ट किया है यहाँ साइंस का, हम उसको फटाफट, और उसका सेकंड पार्ट में मैं आपके लिए दिखाऊंगा। सेकंड पार्ट अगर आपको चेक करना है तो आप नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए, और अपने फ्रेंड्स में आप जिसको भी आपको लगता है उसके लिए हेल्पफुल हो सकती है प्लीज़ उनके साथ शेयर करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर हैंगिंग आउट विथ मी, स्टे होम और खूब सारी पढ़ाई करिए।